सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू क्यूरियो। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। यानी इस चैप्टर के बाद हमारा फिजिक्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर है, देखते हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के। ठीक है, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे, रेसिस्टेंस पढ़ेंगे, पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इतने टॉपिक्स हैं। और इसके अलावा और क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो कुछ लॉज पढ़ेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल लॉज तो वो तो बात हो ही गई। आफ्टर डैट कुछ टाइप्स पढ़ेंगे किसके, तो कंडक्टर इंसुलेटर पढ़ेंगे। और देन हमारा मैग्नेटिज्म है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट हम क्या बोलते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। ऐसे नहीं बोलो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर, मतलब कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के फ्लो को किसी सर्टेन रेट से हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, जिसका एसआई यूनिट होता है क्या, तो एम्पियर। ठीक है, एक और डेफिनेशन हो सकता है इसका, क्या बोल सकते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। इससे हमने ये कहा कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, क्योंकि यहाँ पे क्यू चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, टी टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ये रिलेशन नेक्स्ट पेज में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है लिखने में, ठीक है, तो इसको ध्यान नहीं दीजिएगा अभी। ठीक है, तो यहाँ आते हैं, तो चार्ज का रिलेशन जो था हमें वो देखना था। तो ब्लैक इंक, ठीक है, अब थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चार्ज का जो रिलेशन है यहाँ पे, चार्ज का कैसे रिलेशन होगा इलेक्ट्रिसिटी से, वो बात है। तो हमने तो पहले जान लिया कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है आई किसके बराबर होता है, क्यू बाई टी के बराबर होता है। ये समझ में आया, आई क्यू बाई टी के बराबर में हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू इक्वल टू आई बाई इंटू टी। ये तो आराम से लिख सकते हैं। क्यू क्या होता है, तो क्यू यहाँ पे चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं कि Q इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 कूलम कितना होता है, तो 1 कूलम होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है, लिखा नहीं मैंने। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब ऐसा है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो निकल के मतलब सॉल्यूशन आ जाता है 6 इंटू 10⁻18 कूलम। ठीक है, बस इतना ही जानना है, 18 इलेक्ट्रॉन नॉट कूलम। ठीक है, लगभग 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ठीक है, और ई तो चार्ज को, ई इनवर्स चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ई सी नहीं है, यहाँ पे ई है। ठीक है, क्या है, तो ई है। बस यही रिलेशन हमें समझना है, कुछ रिलेशन नहीं है। यहाँ पे जो एन है, एन की वैल्यू है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो कितना होता है 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इनवर्स होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव होता है। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। यही होता है ना, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। बस यही बात थी, बताना था। तो यही पीछे जो था ना, यहाँ पे एरर था, इसलिए नहीं बताया। आगे है, आगे हमें जानना है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बोलते हैं कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब एक पॉइंट से, सिंपल सी बात समझ लो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किया गया जो काम होगा, दैट इज कॉल्ड क्या, तो पोटेंशियल डिफरेंस। कब ये होगा, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो वोल्ट होता है। वही कहा कि वर्क डन इन मूविंग अ नेट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पॉजिटिव चार्ज के रूप में जाना, वर्क डन करना, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो वोल्ट होता है। फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, W V इक्वल टू W/Q। ठीक है, W वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा, Q किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो Q चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसा क्या बोल सकते हैं, 1 वोल्ट इक्वल टू जूल पर कूलम। यही बात करता है कि 1 वोल्ट की यूनिट क्या हो सकती है, तो जूल पर कूलम होती है, वर्क की जूल होती है। ठीक है, तुम्हें पता है। और चार्ज की कूलम्ब होती है। चार्ज की एसआई यूनिट यहां से लिख लो कि चार्ज की एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। आफ्टर दैट ओम्स लॉ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या कहता है,
पिक्चर पे नहीं जाइएगा, ठीक है। हाँ, सारे ओम्स लॉ पे ही वर्क करते हैं, लेकिन ओम्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी कंडक्टर में अगर हम क्या करें, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, तो क्या होगा, जो करंट फ्लो होगा ना कंडक्टर के अंदर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वोल्टेज के। किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वोल्टेज के, ठीक है। ये किसने दिया था? तो 1827 में एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने दिया था। उन्होंने क्या कहा कि किसी भी कंडक्टर में हम क्या करें, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट बना दें तो उसमें जो करंट फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वोल्टेज के। यानी वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट फ्लो भी बढ़ेगा। अगर वी मान लो, इसको आई मान लो, तो वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट फ्लो भी बढ़ेगा, ठीक है। इसीलिए फॉर्मूला यहाँ से डिराइव होके आया कि V इक्वल टू आई आर, जब V यहाँ पे वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा था, I इलेक्ट्रिक करंट को, R रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो इसी से वोल्टेज के लिए ये फॉर्मूला निकल के आ गया, करंट के लिए यही हो गया V बाई आर, और रेजिस्टेंस के लिए R इक्वल टू V बाई आई हो गया। ये तीन फॉर्मूलाज हो गए जो एक ही फॉर्मूला से डिराइव किए गए, ठीक है। यहाँ पे मतलब इससे कहता है कि जो वोल्टेज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? तो I के, ठीक है। आफ्टर दैट रेसिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पे सुनने के लिए मिल गया ना, रेसिस्टेंस। रेसिस्ट करना, किसी चीज को रेसिस्ट करना हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे थे ना, रोकने का काम करना, जैसा ब्रेकर का काम होता है कि हम किसी रोड से जा रहे हैं, हमने ब्रेकर आ जाता है तो हमारी स्पीड कम हो जाती है, देन क्रॉस करते हैं, फिर स्पीड धीरे धीरे एक्सलरेट होती है। दैट इज द वर्क ऑफ रेसिस्टेंस, यही रेसिस्टेंस का वर्क है। लेकिन किस फील्ड में? तो इलेक्ट्रिक करंट के फील्ड में, इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में। क्या कहता है कि प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट टू रेसिस्ट करंट फ्लो, जो करंट फ्लो को रेसिस्ट करता है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम होता है, ठीक है। चाहे ओमेगा, इसको ओम ऐसे सिंबल होता है, ओम का सिंबल ये होता है, ठीक है। ओम चाहे ओमेगा से रिप्रेजेंट करता है। अब रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे इफेक्ट करता है? तो पहला लेंथ पे। तो क्या कहता है, रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगा, या चाहे लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। कहता है कि लॉन्गर कंडक्टर में क्या होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन आयंस कोलिजन। क्योंकि जब फील्ड बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन आयन के इनके अंदर कोलिजन बढ़ जाता है, टकराने की क्षमता बढ़ जाती है, देन इट इज कॉल्ड कि यहाँ पर रेसिस्टेंस बढ़ेगा। और क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, हम लोग जानते हैं, सिंपल सी बात है, अगर जो लोग गांव से बिलोंग करेंगे उनको पता होगा। ये पाइप होती है जो कि इरिगेशन के टाइम में हेल्प करती है, तो वहां पे सेक्शन पाइप लगता है, ठीक है। वो जितना बड़ा मुंह होगा उसका, उतना बड़ा ही वो पानी उतना ज्यादा खींचता है एक बार। ऐसा ही काम है क्रॉस सेक्शन का, कि जितना मोटा हो जाएगा क्रॉस सेक्शन उतना ही रेसिस्टेंस कम हो जाता है। कहता है थिकर कंडक्टर लोअर रेसिस्टेंस विथ मोर स्पेस फॉर इलेक्ट्रॉन फ्लो। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो के लिए स्पेस बढ़ जाएगा देन क्या होगा कि रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। तीसरा मैटर है यहाँ पे टेम्परेचर का। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है ये टेम्परेचर को? तो कहता है क्या, मेटल में रेसिस्टेंस इंक्रीज विद टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? रेसिस्टेंस भी बढ़ जाती है। किसके अंदर? मेटल के अंदर में। सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जब टेम्परेचर घटेगा तो रेसिस्टेंस भी घटेगा। कहता है रेसिस्टेंस डिक्रीज विद टेम्परेचर, ठीक है। मटेरियल का नेचर कैसा हो सकता है? तो इसको हम लोग रेसिस्टिविटी से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी चीज में रेसिस्टिविटी कितनी है? रेसिस्टिविटी होती है रेसिस्टेंस की क्षमता, ठीक है। इसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, RH O, ठीक है, रो ऐसा होता है, रो। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। तो मटेरियल के तीन टाइप, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, जो कि हमने पहले पढ़ा कि सेमीकंडक्टर सुनने के लिए मिल गया। तो वो क्या है? तो पहले कंडक्टर और इंसुलेटर समझ लो। सिंपल सी बात, कंडक्टर यानी चालक, जो अपने से होके उस चीज को आने जाने देगी, दैट इज कॉल्ड चालक। और कुचालक क्या होगा? जो भी हो भाई, उतना हिंदी में अचालक क्या जो भी नाम हो, तो वो क्या होगा? जो अपने से होके उस ऑब्जेक्ट को आने जाने नहीं देगा। मैंने इस सेंस में बताया किसी हर जगह यही मीनिंग होगा, लेकिन करंट के सेंस में क्या बोलेंगे कि करंट के सेंस में कंडक्टर वो कहलाएगा जो अपने से होकर इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देगी, अलाउ इजी इलेक्ट्रिक फ्लो विथ हाई कंडक्टिविटी एंड लो रेसिस्टिविटी। उसका रेसिस्टिविटी कम होगा और कंडक्टिविटी कैपेसिटी ज्यादा होगी। एग्जांपल के लिए कॉपर की बात करता है, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम और स्टील, दैट इज कंडक्टर। इंसुलेटर जो अपने से होकर रेसिस्ट करता है, मतलब अपने से होकर इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देता है,
इनमें रेसिस्टिविटी हाई होती है और कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, जैसे रबर, ग्लास, प्लास्टिक, एयर, प्योर वाटर, इन सब से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है। सेमीकंडक्टर की बात करता है तो एक इंटरमीडिएट है, ठीक है, ना ही ये कंडक्टर है ना ही इंसुलेटर है, जो बीच का है, दैट इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। एग्जांपल के लिए सिलिकॉन, सिलिकॉन चिप आज के टाइम में बहुत फेमस है, जर्मेनियम और ऐसे ही अदर कंपोनेंट जो कि फोन में यूज होता है, लैपटॉप में यूज होता है, जो कि मदरबोर्ड में हमको देखने के लिए मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। आफ्टर दैट हमारा दो चीज है, पैरेलल और क्या, कॉम्बिनेशन सीरीज, पैरेलल सीरीज और पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन कनेक्शन, दो टाइप के कनेक्शन है। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या कहता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या, रेजिस्टर जो होते हैं एंड टू एंड एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं सिंगल करंट पाथ पे। कैसा रहेगा ये पाथ है, यहाँ पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस और तीसरा रेजिस्टेंस, सॉरी एक सेकंड फिर से ड्रॉ करने दो आप, चल ये पाथ है R1 R2 R3, ये R1 लिख लो, ये R2 लिख लो, ये R3 लिख लो, सॉरी ठीक है, तीन चीज लिख लिया। तो समझ लेते ये आखिर है क्या, R1 R2 और R3। तो सिंपल सी बात क्या कहा कि एक क्या है, तो एंड टू एंड कनेक्ट है, इसका पहला एंड इसका दूसरा, पहला दूसरा पहला दूसरा सब एक दूसरे से कनेक्ट है। कहां तक, तो ये Rn तक जा सकता है, ठीक है, किसमें, तो सिंगल करंट पाथ में, दैट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कनेक्शन, ठीक है। और उसके बाद क्या कहता है, इसके और कुछ कंपोनेंट है, कुछ पॉइंट है, कहता है सेम करंट थ्रू द ईच रेसिस्टर, हर एक रेसिस्टर से सेम करंट पास करेगा, ठीक है, और वोल्टेज जो होगा वो डिवाइड होगा सारे रेसिस्टर में बराबर बराबर, ठीक है, कितना, तो बराबर बराबर है। अगर किसी कैपेसिटी ज्यादा है तो एक फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है, आर इक्वल लिखा हुआ है, ठीक है, आर इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट Rn तक जाता है, ठीक है। यहाँ पे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस वैल्यू होती है R1 R2 R3, ठीक है। इनका क्या होता है, तो सेम करंट होगा और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट डिफरेंट होगा। और पैरेलल सीरीज में क्या होता है, पैरेलल सीरीज में ऐसा होगा, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है, ठीक है, ऐसे R1 R2 R3 ये हो गया, ठीक है, ऐसा पिक्चर समझ लो। ये क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो रेसिस्टर होता है वो कनेक्टेड होता है सेम 2 पॉइंट से, ये ऐसे जाके ऐसे पॉइंट से कनेक्ट रहेगा, ठीक है, 2 पॉइंट से कनेक्ट रहता है। और इसमें क्या होता है, सेम वोल्टेज रहता है ईच रेसिस्टर में, और करंट जो होता है डिवाइड हो जाता है सारे ब्रांचेस में, इसमें डिवाइड हो जाएगा, इसमें डिवाइड हो जाएगा, इसमें डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और फॉर्मूला वही तो 1/R1, इसमें समझ लो कि रिवर्स हो जाता है, 1/R1 1/R2 1/R3 1/R4 डॉट 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 Rn तक, ठीक है। इसमें क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और डिफरेंट करंट होगा। उसमें क्या था, करंट सेम था और पोटेंशियल डिफरेंस अलग था। यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा और करंट अलग हो जाएगा। आफ्टर दैट हीटिंग इफेक्ट और पावर जो है इसकी बात करते हैं। तो ये समझ ले हीटिंग इफेक्ट, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या कहलाता है, कि जब क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है किसी भी कंडक्टर से, ठीक है, तो ये हीट जनरेट करती है, जो कि क्या होता है, रेसिस्टेंस की वजह से होता है। किसकी वजह से, रेसिस्टेंस की वजह से, दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हीट प्रोड्यूस इन रेजिस्टर ड्यू टू द करंट फ्लो, रेसिस्टर में करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो की वजह से हीट जनरेट होगा, दैट इज कॉल्ड क्या, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे जूल लॉ होता है, वो क्या कहते हैं, जूल लॉ क्या कहते हैं, जूल लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला देते हैं, हीट का जो फॉर्मूला देते हैं कि H इक्वल टू आई स्क्वायर RT, यहाँ पे I करंट को रिप्रेजेंट करता है, R रेसिस्टेंस को, T टाइम को, और H हीट एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। वही कहते हैं कि द हीट प्रोड्यूस इन अ रेसिस्टर ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से रेसिस्टर के अंदर में हीट का फ्लो होना। जैसे हम देखते हैं कि आयरन गर्म हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर है उसी के ऊपर। एक और चीज, तो इलेक्ट्रिक पावर की बात क्या कहता है, रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन, मतलब किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, सिंपल सी बात समझ लो कि मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, जैसे कि यहाँ पे क्या कर रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फ्लो के लिए मैं बॉल ही ले लूँ, तो वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक को फ्लो कर रहा है एक सर्टेन अमाउंट से और एनर्जी जनरेट कर रहा है। 8 वोल्ट की बॉल होती है, 9 वोल्ट की बॉल होती है, ये बॉल है,
ये सर्टेन इसकी यूनिट होगी, ठीक है। वही क्या कहता है, क्या पी इसके लिए क्या फॉर्मूला है, पी इक्वल टू वी आई चाहे आई स्क्वायर आर, ये फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है। ये सारे फॉर्मूला ज्यादा ध्यान में नहीं रखना है, बस आपको इसकी एप्लीकेशंस को ध्यान में रखना है कि इसका क्या क्या हो सकता है। तो हीटर में हो जाता है हमारा, ये हीटिंग इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, इलेक्ट्रिक आयरन में देखने के लिए मिलता है, बॉल ये टंगस्टन फिलामेंट में देखने के लिए मिलेगा, फ्यूज में देखने के लिए मिलेगा। ये सारी चीज है जहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, व्हीटस्टोन ब्रिज और किरचॉफ लॉ, ध्यान से समझ लेंगे। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। समझो कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है कि दो इसमें अननोन रेजिस्टर रहते हैं और दो नोन रेजिस्टर रहते हैं, ठीक है। और एक ब्रिज का फॉर्मेशन करते हैं, तो दो नोन रेजिस्टर से दो अननोन रेजिस्टर की हम वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। क्या कहता है, मेजर अननोन रेजिस्टर बाय बैलेंसिंग ब्रिज सर्किट फॉर 4 रेजिस्टर, 4 रेजिस्टर को लेके अननोन सर्किट का अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालता है, ब्रिज को बैलेंस करता है, ठीक है। देन आगे है किरचॉफ लॉ। ये क्या कहता है, किरचॉफ लॉ क्या कहता है कि जो करंट फ्लो होगा इसके अंदर, टोटल करंट जो नोड में एंटर करेगा उतना ही उसको लीव करेगा। तो सिंपल सी बात समझ लो, हम लोग एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े थे कि जितना एनर्जी फॉर्म होता है वो उतना ही एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है ना, मतलब उतना ही फॉर्म होगा नहीं डिस्ट्रॉय होगा, वो कन्वर्ट होगा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। वैसा ही कहता है जो करंट है, जितना करंट उस नोड के अंदर में एंटर करेगा, मतलब एक नोड है इसमें जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट इससे बाहर निकलेगा। अब वोल्टेज की बात करता है, वोल्टेज लॉ इनका क्या कहता है कि सम ऑफ वोल्टेज अराउंड क्लोज लूप इक्वल 0, कि अगर एक क्लोज लूप है तो टोटल वोल्टेज का जो सम हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, एक क्लोज लूप है, ठीक है। तो इसमें वोल्टेज घूम फिर के उतना ही होगा, जहां इतना वोल्टेज जितना वोल्टेज, यानी सम लास्ट में जाके 0 हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे आते हैं, आगे यहाँ पे हमें पढ़ना था हाउस होल्ड वायरिंग में जो होता है, वायरिंग में जो डिफरेंट टाइप के वायर्स यूज किए जाते हैं उनकी बात करनी है यहाँ पे हमें। तो जो लाइव वायर होता है उसमें हम लोग रेड कलर यूज करते हैं जो कि हाई वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। न्यूट्रल वायर में ब्लैक कलर के वायर को यूज करते हो कि जिसका वोल्टेज 0 होता है, और अर्थिंग में ग्रीन चाहे येलो कलर की लाइट को यूज करते हैं, येलो कलर की वायर को यूज करते हैं, ठीक है। अब ये अप्लायंस के लिए जो वोल्टेज होती है वो कितनी हो सकती है, तो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ वो हो सकती है। देन एक हाउस होल्ड के लिए स्टैंडर्ड यूनिट मानी जाती है इसको। यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ से स्टार्ट होता है आपका एक टॉपिक, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है, मैग्नेटिज्म जो पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिस्कस करें तो क्या कहता है कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है किसी कंडक्टर से तो ये प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिक फील्ड, यानी अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। और ये फील्ड क्या होता है, अदर मैग्नेट पे चाहे जो मैग्नेट जैसा बिहेव करते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड क्या, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। डिस्कवरी इसकी किसने की थी, तो हांस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने की थी 1820 में। इस फेनोमेनन की वजह से मतलब आज इतना डेवलपमेंट हो पाया है, मतलब यही सिंपल सी बात है, इसको नहीं जानना, बस इतना समझ लो कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है किसी कंडक्टर से तो मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों ओर जनरेट करती है, जो कि एक फोर्स एक्सर्ट करता है अदर मैग्नेट्स पे, उनको मूव कराने के लिए, उनको वर्क कराने के लिए, चाहे अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, ठीक है। डिस्कवरी हांस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने 1820 में की थी। देन यहाँ पे आते हैं मैग्नेटिक फील्ड कैसे विजुअलाइज इसको कर सकते हैं। तो कहता क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन विजुअलाइज द इनविंसिबल फोर्स अराउंड द मैग्नेट, मैग्नेट के चारों इनविंसिबल फोर्स उसको फील होता है, चारों साइड फोर्स जनरेट होता है। आयरन फीलिंग स्कैटर्ड नियर अ मैग्नेट अलाइन अलोंग these lines becoming temporary magnet through the induction। क्या होता है कि एक मैग्नेट है, मैग्नेट के चारों ओर आयरन की बुरादा को रख दिया जाए तो आपस में अट्रैक्ट कर लेंगे और थोड़े टाइम के लिए वो मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगता है। दैट इज कॉल्ड क्या, तो मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। टेम्पररी मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगेगा, ये टेम्पररी मैग्नेट हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर कहता है द फिलिंग क्लम्प्स
डेंसली नियर द पोल, पोल के पास ये बहुत डेंस होते हैं, ठीक है, और रिवीलिंग द मैग्नेटिक फील्ड आर स्टेंटेड एट दिस पॉइंट, मतलब ये लोग पोल पे काफी स्ट्रांग रहते हैं और साइड में इनकी कम हो जाती है क्या, तो पावर। ये दिखने के लिए तुम्हें मिल जाएगा कि देखो यहाँ पे बहुत सारे इकट्ठे हैं, यहाँ बहुत सारे इकट्ठे हैं मैग्नेट्स, चाहे फील्ड लाइंस, और यहाँ पे फील्ड लाइन काफी कम है, दो दो फील्ड लाइन देखने के लिए मिल रही है। डेट इज की मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं वहां पे फील्ड ज्यादा होती है, फोर्स ज्यादा लगता है। उसके बाद क्या कहता है कि सेम पोल जो होते हैं रिपेल करते हैं, नॉर्थ पोल चाहे साउथ पोल आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, बोलता है ना कि दो सेम टाइप के चार्ज आपस में रिपेल करते हैं और अपोजिट टाइम के चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ये तो आप जरूर समझ जाइएगा, क्यों कहने की तो कोई जरूरत नहीं है। अनलाइक पोल होंगे जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपस में अट्रैक्ट करेंगे। देन है मैग्नेटिक फील्ड के प्रॉपर्टी, ठीक है, तो पहली तो बात करता है डायरेक्शन आउटसाइड की, तो क्या कहता है लाइंस ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, किसी भी मैग्नेट में हमेशा नॉर्थ पोल टू साउथ पोल लाइंस ट्रेवल करती है, नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल, ये नहीं कि साउथ से नॉर्थ आ जाएगी, हमेशा इधर नॉर्थ से साउथ के साइड मूव करती है, ठीक है। दूसरा कहता है डायरेक्शन इनसाइड, तो जो लाइन होती है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल, अगर इनसाइड की बात करेंगे तो साउथ से नॉर्थ पोल ऐसे आती है, ठीक है, ऐसे आती है साउथ से नॉर्थ पोल। पेन का एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं, देन आप समझ में आएगा। ये ऐसे मूव करती है, बाहर के साइड ऐसे, बाहर के साइड ऐसे, और अंदर के साइड साउथ से नॉर्थ की तरफ। फील्ड स्ट्रेंथ की बात करता है कि अगर क्लोज लाइन इंडिकेट करता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का, अगर लाइन क्लोज है, ठीक है, क्लोजर है, अगर उनकी लाइन आपस में पास पास है, बहुत नजदीक है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है। देखो कि यहाँ लाइन, एक सेकंड, हाँ यहाँ पे लाइन काफी दूर दूर है, लेकिन जब यहाँ देखोगे तो यहाँ पे लाइन काफी नजदीक है, यहाँ लाइन काफी नजदीक है, इट मीन्स ये रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा होगा। उसके बाद अगला पॉइंट कहता है कि ये लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, कि टू डायरेक्शन एट वन पॉइंट आर इम्पॉसिबल, ये हमेशा इम्पॉसिबल है कि दो डायरेक्शन किसी एक पॉइंट पे जाके मिल जाए, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी ये। देन यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल आता है, मैग्नेटिक फील्ड एक स्ट्रेट कंडक्टर के चारों ओर कैसे वर्क करता है उसकी बात करते हैं यहाँ पे। तो कहता है कि व्हेन करंट फ्लो थ्रू अ स्ट्रेट वायर, जब किसी स्ट्रेट वायर से करंट फ्लो करेगी तो क्या कहता है दो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा, इसके चारों ओर फॉर्म होगा। क्या होगा, अगर किसी भी स्ट्रेट वायर के थ्रू करंट फ्लो करेगी तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होता है, जो राइट हैंड थंब रूल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या कहता है कि जो थंब होता है वो करंट फ्लो को दिखाता है, फिंगर्स होते हैं वो फील्ड के डायरेक्शन को दिखाते हैं। कि अगर मान लो ये हैंड है, ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो थंब है ये आई करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो बी है दैट इज रिप्रेजेंट द फील्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यही राइट हैंड थंब रूल है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डायरेक्शन के डिस्टेंस के इनवर्स होता है, यानी डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, दूर जाते जाते मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है, और ये मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी करंट जितनी ज्यादा होगी फील्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। और रिवर्सिंग करंट रिवर्स फील्ड डायरेक्शन, अगर करंट रिवर्स हो जाएगी तो फील्ड डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, उल्टा है, सिंपल सी बात है। करंट और फील्ड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के प्रोपोर्शनल थी, तो रिवर्स होगी तो वो भी रिवर्स हो जाएगी। नेक्स्ट मैक्सवेल स्क्रू लॉ, एम्पियर्स लॉ, दो चीजें। मैक्सवेल का स्क्रू लॉ क्या कहता है कि आपको इमेजिन करना है टर्निंग अ राइट हैंड स्क्रू इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, द स्क्रू रोटेशन डायरेक्शन गिव्स द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डायरेक्शन। कहता है अगर आप अपने राइट हैंड से किसी स्क्रू को अंदर की साइड रिप्रेजेंट करेंगे तो ये जो स्प्रिंग का डायरेक्शन है ना मूव करने का, ये रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को, ठीक है। देन आफ्टर दैट एम्पियर आते हैं, एम्पियर क्या लॉ देते हैं, द line integral of magnetic field around the closed loop is proportional to the total current passing through a loop। कहता है कि जो लाइन इंटीग्रल है किसका, तो मैग्नेटिक फील्ड का, किसी भी क्लोज लूप के अंदर में, जैसे पीछे हम लोग क्लोज लूप पर थे, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो टोटल करंट जो पास करेगा लूप से, ठीक है, जितना करंट पास करेगा उसके प्रोपोर्शनल होगा, क्या, तो लाइन इंटीग्रल, फील्ड उतनी ही जनरेट होगी, लाइन उतनी ही जनरेट होगी, ठीक है। देन सोलेनोइड की बात है, ये तो आगे देखना ही है, सोलेनोइड क्या होता है, कॉइलर मैग्नेटिक पावर। तो सिंपल सी बात क्या कहता है सोलेनोइड में कि
यहाँ पे देख लेते हैं सोलेनोइड, ठीक है। तो सोलेनोइड क्या कहता है, यूनिफॉर्म फील्ड इनसाइड। क्या कहता है, एक सोलेनोइड है, एक तार है, इसको अगर नंगा लपेट दिया जाए ना, बीच में अगर पूरा ओपन हो और इसको ऐसे खुले में लपेट दिया जाए, देन सोलेनोइड फॉर्म होता है। और इसमें क्या होता है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है सोलेनोइड का, वो यूनिफॉर्म होता है और स्ट्रॉन्गर होता है। कहाँ पे, तो सेंटर पे। इसके सेंटर पे क्या होगा, तो स्ट्रॉन्ग होगा जब इसको ऐसा लपेट के बनाया जाए। जीरो फील्ड आउटसाइड, बाहर के साइड कोई फील्ड ही जनरेट हो नहीं होगी। लॉन्ग सोलेनोइड में बात करता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जीरो हो जाता है, बाहर के साइड कोई फील्ड ही जनरेट नहीं होती है। और ये किसके जैसे बिहेव करता है, तो मैग्नेट जैसे बिहेव करता है। कब तक, जब तक इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। आफ्टर दैट ये एक टेम्परेरी मैग्नेट है। इसमें क्या होता है, स्विचेबल मैग्नेट हम लोग इसको नाम देते हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेम्परेरी मैग्नेट बन जाता है। कब, जब उसके चारों साइड इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। कहता है द एग्जिबिट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द कॉइल। एक, मान लो एक खाली चीज है, सोलेनोइड जैसा ही ये भी है, और इसके चारों साइड तार लपेट दिया जाए, ठीक है, और इसमें करंट पास कराया जाए, तो जब तक करंट पास हो तब तक ये मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा। उसके बाद कहता है कि जब एक सॉफ्ट आयरन कोर को इसमें प्लेस किया जाता है कॉइल में, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, आयरन की बढ़ जाती है। आयरन भी मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगता है। और जब करंट रुकेगी तो मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड गायब हो जाएगा। वही बात है, फिर रिवर्स कर दोगे तो रिवर्स हो जाएगा। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में जो करंट कैरिंग है, फ्लो है, उसकी बात करता है। क्या कहता है, a current carrying conductor experience force when it plays in magnetic field due to interaction between the conductor field and the external field। क्या कहता है कि जब करंट, अगर कोई कंडक्टर के थ्रू करंट पास कर रही है, उसको मैग्नेटिक फील्ड पे प्लेस कर दिया जाएगा, तो उसके अंदर इंटरनल फील्ड और एक्सटर्नल फील्ड जनरेट होती है। दो टाइप भी देखने के लिए मिलता है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल 90 डिग्री एंगल पे। क्या होता है, तो जब ऐसे स्ट्रेट रखोगे 90 डिग्री एंगल पे, तो ये फोर्स का फॉर्मूला डराइव होता है, सिंपल सीधी सी बात है। तो इस केसेस में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी तो तुमको देख रहे हो ना, तो एक दूसरे को रोकने का काम कर रही। लेकिन जब इस लाइन में रहेगी 0 डिग्री पे, तो जीरो हो जाएगा, पूरा एकदम स्ट्रेट पास करेगी, कोई इसमें रोकने वाला नहीं रहे। वही चीज है कि फोर्स सब कब ज्यादा फील होता है, जब ये 90 डिग्री बिहेव करती है। 90 डिग्री बिहेव करेगी तब फोर्स ज्यादा फील करने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसको रोकने वाला बहुत लोग हैं। और जीरो कब हो जाएगा, जब ये पूरा 180 डिग्री पे होगा, चाहे 0 डिग्री पे होगा, तो इसको कोई फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम स्मूथली पास कर जाएगी। आफ्टर दैट फ्लेमिंग के दो रूल्स है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। एक मोटर के लिए होता है, एक जनरेटर के लिए होता है। तो इसमें क्या करता है, लेफ्ट हैंड रूल में जो होता है उसका थंब होता है, फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इंडेक्स फिंगर जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद मिडिल फिंगर जो होता है करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और राइट हैंड में क्या होता है, तो थंब मोशन को रिप्रेजेंट करता है, और उसके इंडेक्स फिंगर फील्ड को, और मिडिल फिंगर करंट को रिप्रेजेंट करता है। और सिंपल सी बात है, मोटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये दो चीज है। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, 3 टॉपिक आपको सिमिलर देखने के लिए मिला। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसकी बात की जाए तो माइकल फैराडे ने 1831 में इसका डिस्कवर किया था, इसके बारे में बताया था। दिस phenomenon produced when current through voltage generate due to the changing magnetic field। कहता है अगर मैग्नेटिक फील्ड बदल दिया जाए और उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट वोल्टेज जनरेट होगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो इसका एग्जांपल के लिए कहता है कि व्हेन अ बार मैग्नेट मूव्स थ्रू अ कॉइल। एक कोयल के कॉइल है, ये सिंपल सी बात समझ लो, एक कॉइल है, इसमें बाहर से एक मैग्नेट है, इसको प्लेस किया जाता है। जब प्लेस किया जाएगा तो ये भी मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगेगी। ठीक है, इसमें गैल्वेनोमीटर पे करंट फ्लो करने लगेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, करंट का जनरेशन होगा, और देन जब इसको बाहर निकाल देंगे फिर से करंट बंद हो जाएगा। ये भी सोलेनोइड जैसा बिहेव करता है, टेम्परेरी मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है,
कि जब एक मैग्नेट को हम प्लेस कर दिए किसके अंदर में, तो एक कॉइल के अंदर में, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, जब बाहर निकाल दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गई। देन शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि जब वायर का इंसुलेशन कहीं डैमेज होता है, ठीक है, और लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में मिलती है और इससे बहुत लो रेसिस्टेंस फॉल होता है, रेसिस्टेंस कम होती है, उनकी रेसिस्टिविटी कम हो जाती है, देन शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है। और इसे शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए घरों में हम लोग फ्यूज का यूज करते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, जब रेसिस्टेंस कम होगी तो करंट का फ्लो बढ़ जाएगा और ये डैमेज कंडक्ट करता है, डेंजर हो जाता है, मतलब इसीलिए होता है ना कि अप्लायंस में फ्यूज लगे रहते हैं कि जब शॉर्ट सर्किट हो तो फ्यूज खुद उड़ के बाकी चीजों को बचाने का काम करता है, ठीक है। ये इन्वर्टर में बात कर रहा है, लाइव वायर रेड कलर का, न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर का। एसी में क्या होता है, दो चीज और समझ लो, एसी और डीसी दिया तो बता ही देता हूँ। एसी में सिंगल डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है, और सॉरी डीसी में, और एसी में जो करंट चेंज होती है, मतलब दोनों डायरेक्शन में, सारे डायरेक्शन में फॉर्म करती है एसी में, ठीक है। करंट चार्ज डायरेक्शन एवरी 1/100 सेकेंड, 1 सेकेंड के 100 पार्ट पे, ठीक है। जब एक सेकेंड को 100 पार्ट में डिवाइड कर दोगे, उसमें हर सेकेंड में अपनी डायरेक्शन बदल ही लेती है एसी, ठीक है। इन्वर्टर के लिए डीसी से एसी में कन्वर्ट हुआ, रेक्टिफायर के थ्रू एसी से डीसी में कन्वर्ट हुआ, यही है, बाकी कुछ नहीं है। सो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है एंड, साथ में हमारे फिजिक्स का भी लेक्चर हो गया एंड, मतलब आज फिजिक्स हमारा प्रॉपर खत्म हो गया। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपको एनटीपीसी के एग्जाम के पहले पूरा फिजिक्स डन मिलेगा, डन, आप लोग देख सकते हो फिजिक्स डन हो गया है, ठीक है। सो बाय, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।